लोकतंत्र के महापर्व में आज बंगाल का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ भीषण गर्मी में सूरज आग उगल रहा है तो दूसरी तरफ मतदाताओं का जोश देखने लायक है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। तो बात हम कर रहे हैं दूसरे चरण की, जहां पर बम्पर वोटिंग चल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत आखिरकार क्या है। हालांकि अफसोस की बात है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के बीच में एक बार फिर से बंगाल का वही पुराना रक्त चरित्र सामने आ गया है। बम्पर वोटिंग की खबरों के बीच में बंगाल के कई हिस्सों से बवाल की तस्वीरें आई। कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं मारपीट हुई। उपद्रवियों ने जैसे अपनी खाल बचाने के लिए लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया है। कई जगहों पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। हालात देख करके ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं बल्कि लठैती का अखाड़ा बनकर के रह गया है। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। फाल्ता में ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा दिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि बूथ 144, 189 पर जहांगीर के पक्ष में वोटिंग के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ईवीएम में जो बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बटन पर टेप लगाया गया है, उसकी तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा देती हूं। आपको ये तस्वीर नजर आ जाएगी। कमल के चिन्ह के बिल्कुल सामने टेप लगा दिया गया है ताकि कोई भी वहां पर जाकर के मतदान ना कर सके। ये फाल्ता की तस्वीरें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। ये अंदर से रिकॉर्डिंग की गई है जो कि जायज नहीं है, इसे करना भी इलीगल है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम पर टेप लगाया गया उसके बारे में भी जानकारी देना बिल्कुल आवश्यक था। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। जानकारी ये कह रहे हैं कि ये भारी मतदान किसी बड़े बदलाव की आहट है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार जनता ने ममता दीदी की विदाई का मन बना लिया। लेकिन सच क्या है वो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसकी सरकार चुनी है। बंगाल में लेकिन तांडव कहां पर हुआ है, उपद्रवियों ने तांडव कहां पर मचाया है, वो जरा मैं आपको बताती हूँ। हावड़ा में बवाल देखने को मिला है, जहां ईवीएम में खराबी के कारण झड़प देखने को मिली है। इसके साथ ही हावड़ा में, क्योंकि ये ईवीएम में खराबी आई, इसकी वजह से आखिरकार आपस में लड़ने की क्या आवश्यकता थी, उसे किसी तरीके से ठीक किया जाता। मतदान को उस वक्त के लिए, जितने वक्त आप नहीं वोटिंग कर पाते हैं, उतने वक्त के लिए आगे खिसकाया जाता है, बढ़ाया जाता है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया गया। ये तस्वीर बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की पहले चरण में भी सामने आई थी। दूसरे चरण में भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। इसके साथ साथ राय दीघी में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को उपद्रवियों ने न केवल घेरा बल्कि तोड़ा भी। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। खानकुल में बवाल हुआ। आईएसएफ टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके साथ भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी की टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। यह भी बताया गया, वहां पर पहुंचे हुए थे लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण 24 परगना हो या फिर राय दीघी हो या खानकुल हो, हर जगह से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। जब सत्ता खिसकती दिखती है तो बौखलाहट लाजमी है। विपक्षी खेमे का मानना है कि हार के डर से उपद्रवी आपे से बाहर हो गए हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सच तो यह है कि बंगाल की राजनीति में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया है, इसलिए ये तमाम बवाल हो रहा है। अब जरा आपको बम्पर वोटिंग की तस्वीरें दिखा देती हूं। आम लोगों से वीआईपी तक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती वोट करने के लिए पहुंचे। अभिषेक बनर्जी नेता टीएमसी और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा भी पहुंची हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य पहुंचे हुए थे अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या बम और गोलियों के दम पर जनमत को बदला जा सकता है? वोट करना अधिकार है, जाइए वोट करिए, लेकिन इस तरीके से अगर तांडव मचाएंगे तो इससे क्या होगा? बम और गोलियों के दम पर आप जनमत को बदल देंगे? क्या उपद्रवियों का यह तांडव लोकतंत्र की आवाज को दबा पाएगा? बंगाल की जनता आज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पोलिंग बूथ पर खड़ी है। सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बवाली तरीके के लोग हैं जो इन सब को रोकना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं है कि वोटिंग केंद्रों तक ये लोग पहुंच करके मतदान करें। अब आपको जरा फेज 1 और फेज 2 का वोटिंग परसेंटेज बता देती हूँ। फेज 1 की वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये 92.72% था, और अभी तक की 3 बजे तक की अगर फेज 2 की हम बात कर लें तो ये वोटिंग परसेंटेज 79% है। यानी ये भी इसे ही क्रॉस करने वाला है। अभी वक्त बचा हुआ है वोटिंग परसेंटेज फाइनल जो आना है।
तो वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कब तक बंगाल की माटी लाल होती रहेगी। बम्पर वोटिंग क्या वाकई सत्ता परिवर्तन की गारंटी है, या फिर दीदी एक बार फिर सबको धूल चटा देंगी? फैसला पेटियों में बंद हो रहा है और इसका खुलासा होगा 4 मई, जब इंडिया डेली आपको दिखाएगा कि 4 मई को आखिरकार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में बन गई है। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर मतदान करके जनता ने दीदी को सत्ता से बाहर होने के क्या संकेत दे दिए हैं, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आर के मिश्रा, इसके साथ साथ कांग्रेस से प्रवक्ता यश श्रीवास्तव, टीएमसी नेता सुमित मेहरोत्रा, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। अशोक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार बदलाव की कहानी लिख पाएगा या फिर वही पुरानी बयार? देखिए, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना तो उचित होगा नहीं, लेकिन जो एक ट्रेंड देखने को मिला है बंगाल के इलेक्शन में, वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है। ये 2 इलेक्शन में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ रहा है तो आप ये कह सकती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते वहां का मतदाता या परिवर्तन के लिए वहां का मतदाता जो है ज्यादा उत्सुक है, घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए। और इस बीच में हिंसक की भी खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है कि वहां परिवर्तन की बयार बह रही हो और इसी के चलते जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना या घटना कोई किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, इसको हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। कि स्टेट के इलेक्शन में हमने देखा है कि जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, रूलिंग पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, उसको फायदा ही मिला है। यूपी में देखा है हमने, हरियाणा में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। मध्य प्रदेश में भी 2023 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा था और रूलिंग पार्टी को ही फायदा हुआ था। तो ये बहुत अनिश्चितता की स्थिति है अभी बंगाल की, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो ठीक ठीक जो है 4 मई को ही पता लगेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ा है तो शायद परिवर्तन 15 वर्ष का शासन है वहां पर टीएमसी का, उसके लेकर हो सकता है कि वहां के जनता के बीच में कोई नाराजगी हो, कोई जन आक्रोश हो इस तरह का, जिसके चलते बड़ी तादाद में मतदाता परिवर्तन के लिए निकला है। और जो ट्रेंड रहा है वहां का वो भी ये देखने को मिला है कि जब कभी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज जो 90-92% के आसपास जा रहा है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हाँ, वो सब कुछ, लेकिन जैसा आपने कहा भी कि 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठा है। आर के मिश्रा जी, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप तो यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनने वाली है, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों के साथ, और खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी हमने देखी है, भवानीपुर से वो लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से वो हरा चुके हैं ममता बनर्जी को। तो ऐसे में क्या ये खुन्नस है जो बार बार देखने को मिलती है और कार्यकर्ताओं पर, उम्मीदवारों पर इस तरीके के हमले हो जाते हैं? मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जब केंद्रीय बल वहां पर लगा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आप और हम समझ सकते हैं क्योंकि जब कांग्रेस और वाम दलों की सरकार थी, या जो 15 साल से टीएमसी की सरकार है, तो मुझे तो लगता है जो कि किस तरह के चुनाव और किस तरह का चरित्र रहा होगा। आज इतनी सुरक्षा का बंदोबस्त होने के बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं जो किस तरह से आज सुबह से ही घटनाओं का जिस तरह से दौर वहां पर चल रहा है। मुझे लगता है जो कि बिल्कुल केंद्र सरकार ने और वहां पर जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपना काम करने का, चुनाव कराने का जो फैसला लिया है, केंद्रीय बलों की नियुक्ति करके वहां पर, और मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर बंगाल का ये चरित्र ही रहा है। तो ये इस चीज को जरूर मैं कहना चाहूंगा जो कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है वहां पर ये टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर बहुत ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरी बात यह है जो कि जैसे आपने अभी कहा जो कि वोटिंग परसेंटेज का या वहां का जो अभी परिप्रेक्ष्य है, तो मुझे लगता है जो कि जो पहले चरण का जब चुनाव हुआ था उस समय में भी हमने देखा था जो कि 92.72%, जैसे अभी आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, उसी तरह से ये ट्रेंड 3 बजे तक 89%। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुनामी है, और यहाँ पर टीएमसी से जिस तरह से जनता नाराज है, और हम आजकल तो सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, तो ये चीज मैं तो चलो ग्राउंड पर कहूंगा, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो ये तो कह सकता हूँ, लेकिन वहां का जो अभी स्थिति है मुझे लगता है जो कि वहां पर ये बदलाव का एक अलग ही सुनामी चल रहा है, और टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से वहां पर इस तरह के चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
ये सफल नहीं होंगे। 4 मई को आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि वहां पर बंगाल में परिवर्तन भी होगा। बंगाल की जनता जो इन भ्रष्टाचारियों, इन गुंडों से निजात भी पाएगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम जी जी मीनाक्षी जी। यश, पार्टी का क्या हाल नजर आ रहा है अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल चुनावों में, क्योंकि ये कहा गया कि सत्तारूढ़ पार्टी के आतंक को उखाड़ करके फेंकना है। अब इन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन के तौर पर आप खड़े रहे, अब यही टीएमसी पश्चिम बंगाल में आपको आतंकी शासन वाली नजर आ गई। मीनाक्षी जी देखिए, आतंक एक दूसरी बात है और अपराध एक अलग बात है। टीएमसी और बंगाल के संदर्भ में आतंक शब्द सही नहीं है, अपराध बिल्कुल सही नहीं, ये अपराध कांग्रेस बहुत की ज्यादा तरफ से है, इस्तेमाल किया बेदखलदारी। गया है, मेरा शब्द नहीं था। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर The border, instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocious terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে, আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে, কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে, বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী তুমি দেখো, পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবা বাগদার ওই বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পোস্ট। আমি তো সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? ইট ইজ অলরেডি দেয়ার। Thank you. So there you heard the chief minister. को आप सुन रहे थे, भवानीपुर में वो मौजूद है। भवानीपुर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें भी निकल करके सामने आई थी। ममता बनर्जी उसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रही थी। यश, अब आप बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं हम सब अपराध के खिलाफ हैं और अपराध के संदर्भ में यदि जनता बदलाव चाहती है तो उस बदलाव की खबर से कम भाजपा वालों को खुश नहीं होना चाहिए। जिसको भी खुश होना हो वो पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मणिपुर खास तौर से यहां जाके देख ले कि इनके राज में क्या होता है। तो अगर बदलाव की ही बात है तो जनता हो सकता है कि कहीं और ही वोट दे रही हो और बीजेपी वाले मुफ्त में खुश हो रहे हो। अब ये भी एक रोचक तथ्य है कि बीजेपी ने इस बात पे भी अपनी पार्टी का प्रचार किया है कि चुनाव आयोग ने इस समय केंद्रीय सुरक्षा बलों का बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट किया है और पहली बार वहां पे सुरक्षित वोटिंग हो रही है। लेकिन आज ही हम देख रहे हैं कि नहीं भैया, सुरक्षित वोटिंग तो हो रही है लेकिन घटनाएं तो आज भी हो गई हैं। दूसरी बात, अगर पहली बार सुरक्षित वोटिंग हो रही है तो पिछली बार जब केंद्र में इनकी ही सरकार थी तब सुरक्षित वोटिंग नहीं हुई थी। ये सारी बातें बंगाल की जनता देख रही है और बंगाल की जनता एक और चीज देख रही है, आज मतदान खत्म होते ही किसी भी समय महंगाई का जो वो सुनामी रुका हुआ था वो किसी भी समय आके पब्लिक को हिट करेगा क्योंकि चुनावी रियायत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तो रिपोर्ट्स पर जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट पर तो मंत्रालय की तरफ से सीधे कैची चला दी गई थी। मंत्रालय ने कहा था कि ये जो तमाम खबरें आ रही हैं वो इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद हम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे। उसी के सापेक्ष में आप ये कह रहे हैं? उसी सोर्सेस, वही अलग अलग सोर्सेस से ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल में कितना इजाफा होना है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़ा आ गया। तो हमें भाजपा की रिपोर्ट्स पर उतना ही भरोसा है जितना कि किसी खास मीडिया हाउस के सूत्रों पर। जब भी भाजपा ने ये बोला है कि महंगाई नहीं होगी, उस समय महंगाई होती है और उम्मीद से ज्यादा होती है। वैसे भी अभी जिस तरीके से एप्स्टीन आइलैंड ट्रेड डील से लगाकर ईरान वॉर तक जिस तरीके से ये सरकार प्रेशर में है, महंगाई बढ़ेगी इस बात का अंदाजा लगाना किसी के भी लिए मुश्किल नहीं। और यदि बढ़ गई तो इनकी तमाम रिपोर्टों का खंडन अपने आप होगा, तब एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, इनको मुंह छुपाने को नहीं मिलेगा। अब बंगाल में जो आप चुनावी हिंसा की बात कर रही हैं मीनाक्षी जी, बंगाल की चुनावी हिंसा में सबसे पहला सवाल उठता है चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो भी वहां सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, वो सब चुनाव आयोग देखता है। तो उसके बीच में यदि हिंसा हो रही है और खुद खबरें आ रही हैं कि भैया ईवीएम पे टेप लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो फिर आप कर क्या रहे थे?
2 दिन पहले आपको अचानक फेज 2 के पहले कच्चे बम की एक कारखाना मिल जाता है। तो 1 महीने की आचार संहिता में सुरक्षा बल क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि यदि बात अपराध और व्यवस्थाओं की ही है, तो अगर जनता सचमुच बदलाव चाहती है तो वो कहीं और ही वोट करेगी। बीजेपी वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। इनके अपने राज्यों में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस समय केन बेतवा प्रोजेक्ट पर आदिवासी खड़े हुए हैं अपनी खुद की चिता सजा के, और ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपके पास आऊंगी यश, और मैं आपसे पूछूंगी भी इस सवाल को कि सीआरपीएफ की जब 200 कंपनियां वहां पर तैनात की जा रही थी, तो कौन से राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि घर में करछी जो भी है वो सामान लेकर के आ जाओ और इनको यहाँ पर टिकने मत देना? ये कौन से प्रदेश का सीएम आपने सुना होगा, मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि बंगाल में मतदान के दौरान एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। दक्षिण 24 परगना से तस्वीरें सामने आई हैं। कैनिंग विधानसभा में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। जहां दक्षिण 24 परगना में ये बवाल हुआ है, उसके पहले भी हमने आपको हावड़ा की तस्वीरें दिखाई, भवानीपुर की तस्वीर दिखाई, फाल्ता की तस्वीर दिखाई है, जहां पर बवाल देखने को मिला है। एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें भारत के तमाम राज्यों में से सिर्फ एक राज्य में से निकल करके सामने आती है, जहां पर सीआरपीएफ एक तरफ खड़ी होती है और दूसरी तरफ लोग खड़े होते हैं। सीआरपीएफ जहां अपना काम करने के लिए खड़ी हुई है, वहीं लोग यहां पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राणा जी, ये तस्वीरें मुझे और कहीं से क्यों नहीं दिखाने का मौका मिलता? मैं चाहती हूँ कि जब ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तब वहां से तस्वीरें हम दिखा पाए। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड से भी दिखा पाए, मध्य प्रदेश से भी दिखा पाए, और भी किसी राज्य से दिखा पाए। मैं कहती हूँ पंजाब से भी दिखा पाए। लेकिन संजय राणा जी, ये तस्वीर बार बार अगर एक ही राज्य पर आती है, जहां पर मुख्यमंत्री ये कहती है कि जो भी घर में सामान है, झाड़ू है, करछी है, हंसिया है, सब लेकर के आप सड़कों पर आ जाइए, तो उसके बाद सीआरपीएफ का यही हाल होता है। मीनाक्षी, देखिए, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं आएंगी। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की अगर तस्वीरें आएंगी तो तशरीफ को लाल कर दिया जाता है। बड़ा प्रेम से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी गुंडा और माफिया और अराजकता तो कुछ भी कर नहीं सकता, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। हाँ, 1990 के दौर में हो सकता उत्तर प्रदेश बिहार में होता, लेकिन आज के दिन में अभी देखिए, हमारे तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कुछ किसी ने इस तरह की तस्वीरें आई? केरला में चुनाव हुआ, इस तरह की तस्वीरें आई? नहीं आई। पुडुचेरी में चुनाव हुआ, इस तरह की तस्वीरें आई? नहीं आई। ये सिर्फ बंगाल में आती है, क्योंकि वहां पर अराजक तत्व, जहां का सीएम भी बैठ के उकसाता हो, और जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर के बोलता है हमारे दिल में काबा बा, काबा बा, काबा बा, आंख में मक्का बा, पता नहीं कहा मक्का और काबा क्या समझ नहीं आ रहा कहां पे था, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करता हो, तो इस तरह की तस्वीरें आएगी। अभी हमारे मित्रों ने यहाँ पे बैठे बड़ी बड़ी बातें की, महंगाई बढ़ जाएगी। हो सकती महंगाई बढ़ जाए, लेकिन इनके अपने राज्यों में देख लेना चाहिए महंगाई बढ़ी कि नहीं गई। 5 रुपए पेट्रोल हिमाचल में 23 मार्च 24 मार्च को बढ़ा दिया गया था। उस पर रियायत हक से हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं बंगाल की। देखिए, बंगाल में नो डाउट चुनाव जो है सिंपल 2 पार्टियों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी का, और जो सेकंड फेज का 142 कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, इसमें 123 में आपको पता होगा कि टीएमसी जीती थी, जो अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी 18 जीती थी, वो अपना किला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का समावेश, दोनों पार्टियां चाह रही है कि अपना अपना किला, एक का बचा रहा है, एक का बढ़ जाए। दूसरी चीज है, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी। इस अराजक स्टेट में, जहां पे खून खराबा से ही चीजें स्टार्ट होती है। आपको याद होगा 2021 का चुनाव के बाद किस तरह से लोगों को मारा गया था। कोई वोट देने गया किसी एक्स पार्टी को तो उसको मारा गया, इस तरफ कितनों की हत्या कर दी गई। उसके बाद अगर इतनी शांतिपूर्वक छोटे-मोटे घटनाओं को अगर माइनस कर दिया जाए, तो शांतिपूर्वक अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपानी चाहिए। और जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ के हो, या कोई भी पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं, उनकी भी पीठ थपथपानी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को सही करना पड़ रहा है। भारत के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वहां की है, वो अराजक तत्वों को पालती है, वो अराजक तत्वों को पनाह देती है। मुझे लगता है कि आप ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, और सुमित जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसा है क्या, बार बार टीएमसी के लोगों का हाथ ही क्यों सामने आ जाता है ऐसी घटनाओं में? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय आपके
प्रवक्ता जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के विशेषज्ञ, प्रवक्ता बोल रहे थे कि बंगाल में ही क्यों ये चीजें होती है। तो मैं इन्हें याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें होती हैं, शायद वो दिखाया नहीं जाता है। बिहार में भी हम लोगों ने देखा था, चुनाव हुआ, कंपेयर हुआ था, तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम के ऊपर गोली चली थी, डिप्टी सीएम के सुरक्षा गार्ड कुछ नहीं कर पाया था, वो शायद इन लोगों को याद नहीं होगा। कहाँ नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, आप आकर के देखिए जंगल राज बना हुआ है, पंचायत चुनाव में लोग को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, वो आप लोग दिखाएंगे नहीं, कोई तरह बोलेगा नहीं। केवल बंगाल ही दिखाना है, आप जरा मुझे ये मणिपुर दिखाना बताइए कि नहीं है। यूपी से कहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी? अरे हम दिखाएंगे या ना दिखाएंगे वो ठीक है, आप तय कर लीजिएगा बाद में, जरा मुझे तस्वीरों की वो बताइएगा जगह। मैं तय नहीं, अरे जिस दिन मैं कह रहा हूँ, ये जिस दिन चौथा स्तंभ अपने आप को अरे आप साफ सुथरा चौथा कर लेगा, छोड़िए, पहला उस दिन- स्तंभ होकर के पहले अपनी चीजें देखिए, उसके बाद चौथे तक आइएगा। पहले सही से खड़ा कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए, यूपी से कौन सी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो मीडिया ने नहीं दिखाई थी? कोई यहाँ आसमान से या अंतरिक्ष से या अमेरिका से आकर के खबरें नहीं पढ़ रहा है। इसी देश के हैं, जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, उसी राज्य में बैठ करके खबरें दिखा रहे हैं। अब मुझे आप एक उदाहरण दीजिए मेहरोत्रा जी, एक उदाहरण बताइए मुझे। 2026 में टीएमसी से जुड़ी हुई 10 तस्वीरें मैंने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पेश कर दी हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, ऐसी तस्वीरें कहां से आई थी? आप मुझे बस नाम बता दीजिए जगह का। बिहार में देखा, बिहार में नहीं, अरे बिहार में नहीं हुआ होगा, हम तो फिर कह रहे हैं ना, आप लोग मत दिखाइए, वहां की जनता सब समझ रही है। बिहार में जिस तरीके जंगल राज हुआ था, डिप्टी सीएम को अपनी जान बचानी पड़ गई, उन्होंने कहा था जंगल राज है, कहेंगे अरे भाई ये कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ। हम भी चाहते हैं 1947 का पश्चिम बंगाल याद करवाऊं तो मुझे उससे कोई लेना देना इसलिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आज के भविष्य की बात है, ये आज की बात है। आप उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मैं 1947 में चली जाऊं? सरकार बने कितने दिन हुए मीनाक्षी जी, बिहार में सरकार बने कितने दिन हुए? 5 साल तो हो नहीं गए, कितने दिन हुए? 5 महीने 6 महीने हुए, वो तो ज्यादा दिन तो हुए नहीं। 25 में चुनाव हुआ है ना, 25 मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था। आप कह रहे हैं 26 की आप बात करिए, तो इतना लंबा समय तो हुआ नहीं बिहार में। कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं नहीं, गोली नहीं चली है वहां पे, गोली नहीं चली है, लोगों को मारा नहीं गया था चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन। आप सिन्हा जी पर उस चीज के ऊपर पर्दा डाला गया था, चलिए कोई नहीं, पर नहीं पर्दा डाला गया था, बहुत अच्छी बात है। मणिपुर के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है, मैं कह रहा हूँ मणिपुर के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है, उसकी न्यूज खबर कहीं नहीं चल रही है, बहुत अच्छी बात है, मत दिखाइए। पर वहाँ की जनता रो रही है, आज की महिलाएं रो रही है, जिन्हें अपना राज्य आप संभालेंगे, मीडिया की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से लेकर के ऐसा कोई दुनिया का, ऐसा कोई भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है जहां पर जाकर के मीडिया रिपोर्टिंग करके नहीं आया होगा। सुमित मेहरोत्रा जी, अगर आपने विजय सिन्हा की बात की है तो आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि वहां से एक तस्वीर आई थी, आपके यहाँ से कितनी तस्वीरें आई हैं 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक? वायलेंस हुआ है, छुटपुट वायलेंस सब जगह होता है, छुटपुट वायलेंस सब जगह होता है, कहाँ नहीं होता है छुटपुट वायलेंस? पर जिस तरीके से पूरा मीडिया आज प्रकाशित करने पर लग गया केवल एक बंगाल को, वो एक चाल है बदनाम करने की। जिस तरीके से वोटिंग एक को हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बनाना है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। वायलेंस कहाँ नहीं होता मुझे बताइए, जहां चुनाव होगा वहां वायलेंस हुआ है। मणिपुर आज तक जल रहा है, कोई कहने वाला, देश के गृह मंत्री नहीं कह रहा वहां पे कुछ हुआ है। आप ऐसी बात करें, 3 साल हो गए जलते हुए, बहुत बड़ी बात है, 3 साल हो गए। आप लोग कोई कहने वाला है वहां पे? महिलाओं को, मेरे को तो कहने में शर्म आ रही है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, कोई कहने वाला है? कोई नहीं कहता, चुप बैठे हुए, बड़े मजे में चुप बैठे। चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है, मोदी जी, मोदी अमित शाह दोनों चुप बैठे हैं, मोदी अमित शाह चुप बैठे हैं, चुनाव व्यवस्था है, बनारस घूम लेंगे लोग, चले मणिपुर क्यों नहीं जाते? मैं खुद कहता हूं, मुझे मत बताया करिए। सुमित मेहरोत्रा जी, जो घटना हुई थी उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने आकर के सामने से बोला था। और सुनिए, मणिपुर आप ये बंगाल में बैठ करके मत बताइए कि मीडिया गया या नहीं गया, मैं खुद वहां कवर करके आई थी। आप बताइए मुझे किस जगह का हाल आप मुझसे जानना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ की चीजों पर पर्दा डालने के लिए 10 और चीजें बता दी जिनका कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलेक्शन में कैसे हो गया। टीएमसी, आज आप मुझे बता दीजिए, पश्चिम बंगाल की खबरें दिखाना बंद कर दे कि वहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले, अच्छा एक तस्वीर आ रही है, ममता बनर्जी वोट डालने के लिए भवानीपुर पहुंची हुई थी, अब वो वोटिंग सेंटर से बाहर निकली हुई हैं। उस वक्त की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए थे। हालांकि अब वो यहाँ भवानीपुर में अपने वोटिंग सेंटर पे वोट डालने के बाद रवाना हो रही है। अब मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल दिखाना है या उसे बंद करना है? नहीं, अरे ये तो केंद्र सरकार तय करता है ना। हाँ,
गृह मंत्री तय करते हैं कि अच्छा। कितना चलाना है, क्या करना है, अच्छा। तो किसको मालूम है? कोई अच्छा। किसी को नहीं मालूम है। आपके यहाँ पर इसीलिए तो नहीं हाँ। चलती ये चीजें, आपको पता है क्यों? क्योंकि अरे आपको आप पत्रकारों चलाइए। को उठा उठा करके बंद कर देते हैं। संदेश खाली की नहीं, घटनाओं पर आप पत्रकारों को उठा उठा करके सुमित मेहरोत्रा जी बंद कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, पश्चिम बंगाल 21 दिन थी संदेश खाली के मुद्दे पर, और लेकर के पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, किस तरीके से वहां पर महिला वकीलों को रोका जा रहा था संदेश खाली के अंदर प्रवेश करने से कि उन महिलाओं से जाकर के बात न कर लें जिन्हें भेजा गया था हाई कोर्ट की तरफ से। आप मुझे मत सिखाइएगा, ये दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके अगर मैं पश्चिम बंगाल की खबरों पर फोकस नहीं कर पा रही हूं तो मेरा पत्रकार होना फिर गुनाह हो जाएगा। आप मुझे मत सिखाइएगा ये सब कुछ, और ये तय नहीं करेगा कोई भी नेता यहाँ पर बैठ करके कि कौन सी खबरें दिखी और कौन सी नहीं दिखी। प्रथम स्तंभ है आप, प्रथम स्तंभ में रहते हुए आपने कितनी अच्छे तरीके से वोटिंग करवाई है, आज उसकी हर एक तस्वीर मैं आपको इंडिया डेली पर दिखा रही हूं। अशोक सर, आपने इन तमाम चीजों का जिक्र किया, टीएमसी से आप पूछ करके देखिए, टीएमसी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि आज इन्हें बीजेपी नजर आ रही है। 15 साल पहले इन्हें लेफ्ट नजर आती थी, 10 साल पहले इन्हें लेफ्ट नजर आती थी, कुछ वक्त तक इन्हें कांग्रेस नजर आती थी कि उनकी तरफ से भड़काऊ चीजें की जा रही है। लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री ने आकर के 200 सीआरपीएफ की कंपनियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कभी नहीं मानेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर जाकर के हंगामा करते हैं। ये कभी नहीं मानेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता जाकर के लोगों को वोटिंग नहीं करने देते। ये कभी नहीं मानेंगे कि फालता में बीजेपी के वोट सेंटर के आगे सीधे सीधे टेप लगा दिया गया। आप किसको इतनी ज्यादा खुन्नस होगी? देखिए, जो राजनीतिक अराजकता है से आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, और मुझे लगता है कि दिख भी रहा है कि किस तरह से किन राज्यों में किस तरह की राजनीतिक अराजकता है। बंगाल अपवाद नहीं है, बंगाल में कुछ ज्यादा है। और ये जब वहां पर कम्युनिस्टों का शासन होता था तब भी ये स्थिति थी, और उसके बाद में जब ममता जी का वहां पे शासन आया तब भी ये स्थिति है। तो बंगाल की जो एक कहना चाहिए जो उसका मिजाज है, उसका जो सियासी मिजाज है वो बड़ा विचित्र मिजाज है। उसमें हिंसा भी है, उसमें अराजकता भी है, और वो अभी वहां से गई नहीं है। तो एक बड़े डिसिप्लिन के, एक अनुशासन की वहां पे आवश्यकता है। ना कि चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी तैयारियां की थी, वहां सीआरपीएफ की गई बटालियन तैनात की गई थी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहां पे हिंसा हो रही है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि कितनी अराजक स्थिति में वहां पे चुनाव है और किस तरह से वहां पे राजनीति हो रही है। शुभेंदु अधिकारी को भी जो है अभी वहां शिकायत करनी पड़ी है। और जैसा भी आप जिक्र कर रही थी कि वोटिंग मशीन में जो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल था उसको जो है टेप करके उसको छिपा दिया गया था। इस तरह की अगर स्थितियां वहां पर है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन भी वहां ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत ही अराजक स्थिति है और सबके लिए चिंताजनक है। लोकतंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी हुई है हिंसा, ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं होती है। सभी जगह संवेदनशील बूथ होते हैं, उसके लिए इंतजाम होते हैं, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा ही है और लंबे समय से है वहां पर। और इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से वहां से ये जो अव्यवस्था है, जो हिंसा है, उसको कैसे कम किया जाए, इस पर सबको विचार करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। और ममता बनर्जी चूंकि वहां पर एक संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री है, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी ये बनती है वो देखें कि इलेक्शन जो है फेयर हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हिंसा वहां पे हो रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल, लेकिन आर के मिश्रा जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब तो आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जहां आप कहते रहे 42 की 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। इस बार भी आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लगता है आपको कि आप वहां पर सरकार बना पाएंगे, भले ही आप 2025 से वहां पर तैयारियां कर रहे हैं? मीनाक्षी जी देखिए, यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ ये जो जनता चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से सुनामी आई हुई है, ये कोई भी कह सकता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। अरे भाई, कांग्रेस के पास तो ट्रैक ही नहीं रहा तो रिकॉर्ड कहां से बना करके रखे। दूसरी चीज ये है, टीएमसी के नेता यहाँ पर सुमित जी क्या तिलमिलाहट दिखा रहे हैं आप? क्या सत्ता खिसकने के बाद यही तिलमिलाहट नजर आती है क्या? अरे कम से कम आप इस वास्तविकता को तो स्वीकारें जो पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या स्थिति बन गई है। आपने 15 साल जो वाम दलों की सरकार थी 30 सालों तक, उसमें उन्होंने तो पश्चिम बंगाल को खोखला किया ही किया। टीएमसी की जो सरकार है वो भी 15 साल में बंगाल को खोखला बना करके रख दिया। और इस वास्तविकता को अगर स्वीकार आप कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज का वहां पे बिल्कुल नामो निशान मिट गया। आपको मैं 2-4 ऐसे इंडस्ट्रीज है जैसे जस्टी टेक्सटाइल हो गया, कुसुम इंडस्ट्रीज हो गया, हिंद मोटर हो गया, इतने जूट मिल थे वहां पे
वो सारे बंद हो गए। और मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जो नीति रही है, और आपने देखा होगा जो किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती है, जो कि हाँ हमारे से या हमारे शासन से या हमारे नीतियों से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, और वही चीज वहां पर बदलाव का कारण बन रही है। सुमित जी, आप इस चीज को स्वीकार करें, जो पश्चिम बंगाल के अंदर में जो जनता है वो अरे जनता देख रही है भाई, देश को आप खोखला करके चले जा रहे हो। 450 के अंदर घोटाला लाइन में खड़ा कर दे रहे हो, बात है, यहाँ से गैस की लाइनों में लगाते रहे जनता को, तो क्राइम लगता है जो कहीं ना कहीं ये बदलाव की रणनीति बन रही है, और मुझे लगता है जनता इस बार बदलाव चाह रही है। सारे देश में कहीं उसके बाद भी आपको आप स्पष्ट नहीं लेके करना आ चाहता पा रहे हूँ, हिंदुस्तान के 4 मई को हम अंदर यहीं पर रहेंगे। हिंदू आप देखेंगे बंगाल की जनता ने किसको चुन करके भेजा है। अगर आप 15 साल के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर कोई परिवर्तन नहीं ला सके, आप परिवर्तन नहीं ला सके, आप वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा सके, आपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया, तो मुझे लगता है कितनी इंडस्ट्री लगा दी, रहने और रहने के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जनता रुपया गिरता चला जा रहा है, रुपया गिर गया प्रभु जी, जनता को रुपया गिर गया, जैसे प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, पहले प्रधानमंत्री को ऊपर उठाइए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सरकार अगर रहेगी, प्रधानमंत्री को उठाइए, रुपया गिरा हुआ है 100 रुपए पार 500 रुपए का, देश का रुपया गिर रहा है हिंदुस्तान का, और देश का रुपया गिर रहा है प्रभु जी, उसे उठाइए, उसे उठाइए, देश के प्रधानमंत्री को उठाइए, जगाइए। आप आघात करें, मुझे लगता है कितने करोड़ रुपए का निवेश लेके आए हिंदुस्तान के अंदर, से पहले चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से नौकरियां होती है, वो लाठियां मिलती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लाठियां खानी पड़ती हैं, लोगों का आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, लाठियां खाते हैं, जेलों में जाते हैं। ये स्थिति है केंद्र सरकार की हर प्रदेश में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रदेश में आज तक हमने किसी को लाठियां नहीं मारी है, बुरा मत मानिए, हमने आज तक किसी ने आंदोलन करा, हमने लाठियां नहीं मारी, आंदोलन हुए नहीं हमारे प्रदेश में 15 साल में। आप बता दिए आपके प्रदेशों में हर साल प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश गुजरात हो, कोई पॉलिसी वहाँ पर है नहीं, केंद्रीय नीतियां वहाँ पर लागू नहीं होती। लोग के हत्यारे हैं आप लोग। अरे पानी में जहर मिला के पिला देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, आप वहाँ अरे जहर पिला के मार देते हैं आप लोग पानी में, करवाते हैं, और आपका मंत्री क्या हुआ, बच्चे बना करके रखते हैं। आप राजनीतिक हिंसा, ब्राह्मण हो, अरे ब्राह्मण हो, पंडितों को मारती है ये सरकार, अरे पंडितों को मारती है, चोटिया वालों को मारती है, हिंसा होती है, उसकी जनता लगी हुई है, सनातन को खत्म करने पे लगी है, शंकराचार्य को पिटाई पीछे से लोगों ने करवाया है शंकराचार्य को। अच्छा यश अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है यश, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो वैचारिक मतभेद है और ये जो वैचारिक लड़ाई है, दरअसल वो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट्स और तमाम पार्टियां यही कहती है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में दरअसल ये पूरी लड़ाई है। कांग्रेस अपने आप को वहां पर फिट कर पाएगी? देखिए मीनाक्षी जी, अभी इस चर्चा में जो हो रहा है यही पूरे बंगाल में हो रहा है। ये जो दोनों तरफ से आपको अजीब सा शोर सुनाई दे रहा है जिसमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा, यही इस समय बंगाल की हालत है। और इसीलिए हमने जो बात उठाई कि हम बंगाल के युवाओं को रोजगार देंगे, बराबरी से काम करने का मौका देंगे, महिलाओं के जो हमने हमारे अभी तक जहां जहां हमारा शासन है वहां हमने महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट अगर दिया है तो दिया है, उसमें ना कोई कंडीशन अप्लाई है, ना उसमें झूठ है, ना उसमें इनकी जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलती हैं बाद में फिल्टरिंग हो जाती है, स्क्रूटनी होने लगती है, वो सब भी कुछ नहीं। और जो चुनावी हिंसा की बात हो रही है और दूसरे राज्यों की बात हो रही है, तो एक बार याद करना चाहिए, यूपी में अभी हाल ही में बाय इलेक्शन हुआ था, और कहिए तो नाम लूं मैं उस न्यूज चैनल का जिसके लाइव कवरेज में उनके पत्रकार को नहीं घुसने दे रही थी पुलिस। वो वहां वोट डालने के लिए लोगों से बात करना चाहते थे, लोगों को रोका जा रहा था, वो गए तो उनको भी रोका गया और सब कुछ लाइव कवर हुआ। तो बीजेपी वालों को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ टीएमसी में भी जो इस समय स्थिति है उसी का नतीजा है कि आपको ये चर्चा में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, इतना शोर है। और यही राहुल जी ने कहा है बंगाल की जनता से, और यही हम भी कह रहे हैं, इस समय देश को इतिहास के नाम पे रोने गाने वालों की जरूरत नहीं है, वर्तमान में कुछ करने वालों की है। वो विश्लेषक जी पता नहीं है कि चलेगा, वो कह रहे थे हिमाचल में पैसा बढ़ा दिया। अरे हिमाचल में बढ़ा दिया तो आप जो महंगाई बढ़ा रहे हो उसमें 5 रुपए कम कर देना पेट्रोल के हिमाचल में, कि भैया इनने बढ़ा दिया हम नहीं बढ़ाएंगे। आपने तो किया ना, ट्रेड डील में आपने पैसा कमाया, अपने दोस्तों की कंपनियों को मुफ्त में इंपोर्ट कराया, लेकिन जनता से पूरी कीमत वसूली। 20% एथेनॉल मिलाओ, 50% एथेनॉल मिलाओ, गडकरी जी कह रहे हैं पूरा एथेनॉल डाल दो,
लेकिन उसका फायदा जनता को एक पैसे का नहीं मिला। लॉकडाउन में कौड़ियों के भाव तेल खरीदा गया, लेकिन जनता को फुल प्राइस पे बेचा गया। और तो और दोस्तों ने बाहर एक्सपोर्ट करके पैसा बनाया, जनता महंगाई में मर रही है। ये इनका सच है। इसीलिए कांग्रेस ने बिना शोर शराबा किए सिर्फ उस बात को किया है जिसकी जनता को, युवाओं को, महिलाओं को जरूरत है। रोजगार, बराबरी से खड़े होने का मौका, काम करने का मौका, अपराध से सुरक्षा और गंभीर सरकार जो काम करे। ये एक दूसरे के ऊपर ये सब करना, राजनीतिक हिंसा करना। हमारे भी एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है और उसमें दुर्भाग्य से टीएमसी के एक व्यक्ति का नाम है। हम जब से ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार को उचित न्याय मिले, सुविधाएं मिले, मुआवजा मिले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो अब ये वर्तमान राज्य सरकार जो अभी तक थी और चुनाव आयोग जिसके हाथ में अभी प्रशासन है, वो दोनों मिलकर आपस में तय कर लें कि इसका न्याय कौन करेगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री का काम चुनाव में जहां राज्य है उस समय उसकी बुराई करना नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री चाहें तो 5 साल में कभी भी किसी भी राज्य से सवाल कर सकते हैं कि आपके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चौबंद क्यों नहीं है। लेकिन 5 साल तक भाजपा चुनाव का इंतजार करती रही और चुनाव के समय आ गए रोने, हाथ पैर पटक पटक के। तो आप 5 साल से क्या कर रहे थे केंद्रीय सत्ता लेके? क्या जनता के लिए आपके अंदर गंभीरता नहीं है? आप चुनाव का मौका देखेंगे। ये रवैया बंगाल की जनता देख रही है और यही सबसे बड़ा टेस्टामेंट है, रवि जी, यही सबसे बड़ी परीक्षा है। मिश्रा जी, सॉरी, बताइए मिश्रा जी, किस बात का इंतजार करते रहते हैं आप लोग कि जब चुनाव होंगे तभी जाकर के जनता को देखेंगे? जी देखिए, ऐसा है, राज्य सरकार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, जहां तक अभी यश साहब कह रहे थे, अभी ये राज्य सरकार का वहां पर दायित्व बन जाता है क्योंकि राज्य को किस तरह से सुरक्षित करें। आप केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर में आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं हटा सकते। आपने देखा होगा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को वहां पर बंधक बनाया जाता है, वहां पर किस तरह से हमले किए जाते हैं, वहां पर जजों को वहां पर बंधक बना लिया जाता है। अपनी स्थिति बताइए ना मिश्रा जी, अपनी स्थिति बताइए ना। आप ये दूसरों के बारे में शिकायतबाजी करने से क्या होगा? ये तो चुगली है। आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में वो बताइए ना। आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में रोज नया रिकॉर्ड टूट रहा है। कभी छोटी बच्ची के साथ अपराध, कभी दलित बच्ची के साथ अपराध, कभी किसी को जिंदा जला रहे हैं, कभी किसी को फांसी पे टांग रहे हैं। लोग बारात में लेके निकले तो अपरकास्ट से पूछे। मुख्यमंत्री वहां से फाइल लेकर आपने एक शब्द कहा है, डिप्लॉयमेंट करवाते हैं, उसके बाद भी आपको संशय है। आप एक चीज बताइए, आप संसद के अंदर में तो मुख्य विपक्षी दल हैं आप, उसके बावजूद भी आपने उस चीज को कंडेम किया। आपने जब वहां पर आईपैक के फाइल को जब लेकर के मुख्यमंत्री जा रही थी, आपने एक बार भी बोला ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर में टालने की बजाय आप सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप सरकार में उद्घाटन करने बैठे हुए हैं। आप उद्घाटन करेंगे, आप फोकट पे फोटो शूट करेंगे, आप हजारों करोड़ रुपया बिना खर्च बताए उड़ा देंगे और हम जिम्मेदारी निभाएंगे। आपका हिसाब ही नहीं है, आपने कहा कितना खर्चा किया है और आप बता रहे हैं हमारी जिम्मेदारी। आप कब उठाएंगे जिम्मेदारी? काय के लिए बैठे हैं आप कुर्सी पे? आपने कभी उनके खिलाफ बोला? हम तो बोलने की हिम्मत रखते हैं, हम तो बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपने एक शब्द बोला? आपने नहीं बोला। हमने तो एप्सिन के खिलाफ भी बोला है। आपके समय में हमने एप्सिन के खिलाफ भी बोला है, हमने ट्रेड डील के खिलाफ भी बोला है। हमने तो ये भी कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन आप नहीं बोल पाते। अभी बोल के दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हम क्यों बोलेंगे? ये हमारी कहां हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे खंडन? अमेरिका के खिलाफ क्यों बोले? आप जो हमें उकसा रहे हैं, आप हम अमेरिका के बंगाल की जनता साफ देख रही है, आप लोगों के पास हिंदू मुस्लिम का टाइम पास करने के अलावा कोई विजन नहीं है। जनता के लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि आप लोग चुनाव जीत के करेंगे क्या। आप सिर्फ अपने दोस्तों को पूरे देश के संसाधन दे देना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम हमेशा सही जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है सुमित जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि इस बार जनता का भरोसा आप जीतने में कामयाब रहेंगे पिछले टर्म्स की तरह? देखिए, हमें पूरा भरोसा है। हमने 15 साल जनता के हित के काम करे, कोई ऐसा कोई काम नहीं करा जिसमें कोई गलत काम हुए हो। देखिए, छुटपुट घटनाएं हुई है, उसे मैं मानता हूँ छुटपुट घटना हुई, पर उसके अलावा विकास के ऊपर फोकस हमारा रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी जिस जिस प्रदेश में जाती है वहां पे ढिंडोरा पीट
कि साहब काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कोई विकास की बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री जितनी बार भी रैली करने गए हैं, उन्होंने कोई अपने विकास की बात रखी कि हमने जनता को 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जो हमारे यहाँ पद खाली पड़े हुए, जो विभाग खाली पड़े हुए नौकरियों के, वो हमने भरेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल ढिंडोरा पीटना। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सारे साहब मुसलमानों के पास जाते हैं साहब, वो हिंदू काट डालेगा, और मुसलमान के पास जाएगा, अरे वो हिंदू काट डालेगा। ये आपस में ये कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, केवल उनसे कोई जना का जय बंगला का नारा लगा रहा है तो वो जय श्री राम, हिंदू हिंदू, भाई 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 आप खिसिया क्यों रहे? जय बंगला का नारा कोई गलत है क्या? आप भी तो कह रहे थे, आपने भी तो आवाज लगाई जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला। क्या बंगला कहना क्या गलत है क्या? जय बंगला का नारा देना गलत है क्या? जय बंगला का नारा देना गलत है क्या? आप लोगों ने बंगाल वासियों को धोखे में रखा, आप लोगों ने जनता को धोखे में रखे, आप वोट कह रहे हैं। पर जनता इस बार बंगाल की आपको सबक सिखाने वाली है, सबक सिखाने वाली है। मिश्रा जी यूजीसी एक्ट लेके आ रहे थे श्रवण लोगों को मारने के लिए। अरे यूजीसी एक्ट लेके आ रहे थे मिश्रा जी, ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, यूजीसी एक्ट में आप भी आ रहे हो। इतना तो समझो, यूजीसी एक्ट में आप भी आ रहे हैं, आपका परिवार भी आ रहा है, आपके बच्चे भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ डाल दीजिए। अरे आप तो कहेंगे दंड पड़ेगा अभी यूजीसी एक्ट में, जिस समय आपके बच्चों के ऊपर मुकदमा लिखाएगी यही सरकार मुकदमा लिखाएगी। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? तब आप बोल नहीं पाओगे, आप विरोध नहीं कर रहे हो, अभी मत करो, क्योंकि आप प्रवक्ता बने रहोगे। यूजीसी एक्ट का आप विरोध नहीं कर रहे, हमें मालूम है नहीं करेंगे, आप प्रवक्ता से हटा दिए जाएंगे। यूजीसी एक्ट का विरोध करिए, हम भी करते हैं यूजीसी एक्ट का विरोध। काला कानून क्या जरूरत थी चुनाव के समय? पहले कह रहे हैं एक रहो अनेक रहो, बटोगे तो कटोगे। अब बांटने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपकी सरकार कर रही है। आप बोलिए यूजीसी काला कानून है, बोल दीजिए कि यूजीसी काला कानून है। श्रवण लोगों के लिए आप भी उसी में आ रहे हैं। अरे आप भी मिश्रा जी ब्राह्मण से चेंज कर लीजिए, ओबीसी बन जाइएगा। अरे आप ओबीसी बन जाएंगे, आप ओबीसी बन जाएंगे, आप ओबीसी बन जाएंगे, आप ओबीसी बन जाएंगे, 15 साल नहीं बनेंगे। काले कानून हिंदुस्तान में जिस तरीके से मोदी जी के पास लेकर आ रही है, आपस में लड़ाई लड़ाने के क्यों? विकास की बात करिए, 2 करोड़ नौकरियां लंबित पड़ी हुई है, आज तक नहीं दी। किसानों की आय दुगनी करने का वादा वो नहीं हुआ, जो रिलीज करने की बात थी बंगाल को वो नहीं हुआ। हिंसा बंद हो, ये झूठे वादे बंद कीजिए, झूठे वादे 13 साल हो गए, 13 साल हो गए देश में प्रधानमंत्री जी को घूमते हुए, विदेशों में कर रहे हैं। मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, गरीब का बच्चा हूं। तो गरीब का बच्चा ऐसा नहीं होता प्लेनों में घूम रहा है। 15,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए के प्लेन में, नया प्लेन भी मंगा लिया, अपने लिए भी मंगा लिया, सीएम योगी के लिए भी मंगा लिया, चार्टर्ड प्लेन, बढ़िया प्लेन मंगाया। जनता नहीं घूमेगी, आप लोग घूमेंगे साहब हमारे पैसे से। पीएम केयर फंड का पैसा खा गया आप लोग, कोई है जवाब उसका? पीएम केयर फंड का कितना रुपया आया था, कितना रुपया गया, कहां गया पैसा? क्योंकि खाते चले जा रहे हैं, अपने यारों को बांटते चले जा रहे हैं। अडानी अंबानी को हमें देना है सब कुछ, उसका पैसा बांग्लादेश में लगवा दिया, जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। अच्छा अशोक जी, आपकी तो ये तूतू में पूरे पश्चिम बंगाल के चुनावों के प्रचार के दौरान भी हम देखते रहे हैं। अशोक जी, ये जो वहां पर कुछ मुद्दे बड़े बड़े रहे, छिटपुट घटनाएं, ये भले ही आप कह लें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो छात्रा जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, प्रधानमंत्री के साथ उनकी माताजी स्टेज शेयर करते हुए नजर आई थी। संदेश खाली का मामला भी काफी बड़ा रहा है। क्या ये ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं जो कि इन चुनावों में टीएमसी को डेंट पहुंचा सकते हैं? भी जिस तरीके से वहां पे चुनावी कवरेज हम लोग देख रहे थे, उसमें कुछ मुद्दे तो पब्लिक ओपिनियन में भी आ रहे थे, जिसमें पब्लिक के सामने सबसे बड़ी महिला सुरक्षा की बात होती थी। और भारतीय जनता पार्टी की भी एक कोशिश थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वहां पर जिस तरह से टकराहट भी देखने को मिल रही थी, ईडी के भी गई, सीबीआई गई, उसके साथ में किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के क्लेशेस थे, वो सब चीजें नजर आ रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक बड़ी समस्या है कलकत्ता की। और अभी इलेक्शन में भी आप तरह तरह की घटनाएं दिखा रही हैं, किस तरह से वहां पर जो है अराजकता मची हुई है, कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा मुद्दा जो चुनाव में था वो लॉ एंड ऑर्डर का था। एक परिवर्तन की भी बात हो रही थी वहां पर। 15 वर्ष का एक शासन है जो बीजेपी इसका टीएमसी का था, उसको लेकर किस तरह से जनता में नाराजगी थी वो भी सब कुछ सामने थी। लेकिन देखना भी ये है कि वहां की जनता जो है वो कितना ट्रस्ट करती है, क्योंकि बीजेपी भी जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक बात होती है, एक तरफ तुष्टिकरण का आरोप लगाती है वो अन्य दलों पर, तो कहीं वो हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी करती है। जैसा भी कोई सज्जन कह भी रहे थे कि योगी गए थे वहां तो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। तो ये सब स्थिति जो देश में है ये बहुत ही खराब है। राजनीति जो है अच्छी मुद्दों को लेकर होनी चाहिए।
लेकिन एक विचित्र का माहौल देश में बन गया है। सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। उसमें जिस तरह से धर्म की एक राजनीतिक उपयोगिता हो गई है, जिसको बीजेपी ने सबसे पहले बनाना शुरू किया राम मंदिर के नाम पर, तो वो बहुत ही चिंताजनक है। और जब आप किसी एक धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि जो अन्य धर्म के मतदाता होते हैं उनका भी कहीं झुकाव किसी राजनीतिक दल की तरफ होता है, या राजनीतिक पार्टी का झुकाव फिर उसकी तरफ, अल्पसंख्यकों की तरफ जाता है। तो ये जो क्लेशेस हैं ये ठीक नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं देश के भीतर। महंगाई एक मुद्दा है, गुड गवर्नेंस एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, और ये मुद्दे जड़वत हो गए हैं। लेकिन अब तो खैराती योजनाओं के दम पे चुनाव जीत लिए जाते हैं। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, महाराष्ट्र में थी, अभी बिहार में कैसे 10,000 रुपए दे दिए गए। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई देश की राजनीति। और मैं 4 लाइनों में अगर कहूँ कि देश की राजनीति क्या है, तो न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। आप मुझे बताइए कि जनता की सेवा के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है क्या? इतनी हिंसा ये क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा ये क्यों खर्च कर रहे हैं? करें ना जनता की सेवा, इनको कौन रोक रहा है जनता की सेवा करने से? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनता की सेवा के लिए मारकाट मची हुई है। सत्ता का सुख चाहिए सबको, टीएमसी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए। और इसी के चलते ये सारे क्लेशेस होते हैं, सारी हिंसा होती है, सारे विवाद की जड़ में कहीं सत्ता सुख है। और आप जो ये हिंसा की बात कर रहे हैं सर, ऐसी तमाम खबरें अभी तक आना बंद नहीं हो रही हैं। खबर हावड़ा से आ रही है बवाल की, जहां पर लिलुआ में बताया जा रहा है कि केंद्रीय बलों ने वोटर्स पर लाठीचार्ज करना पड़ा है उन्हें। ईवीएम में खराबी के कारण उपद्रव हुआ, वोटरों में नाराजगी देखने को मिली है और उसके बाद लाठीचार्ज केंद्रीय बलों की तरफ से यहां पर किया गया है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जहां लिलुआ से ये तस्वीरें आई हैं। माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास है वो कुछ हद तक किया जा रहा था कि ईवीएम में खराबी आ गई है, उसके बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इस दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर के यहाँ पर मोर्चा संभालने का प्रयास जरूर से किया है। हावड़ा से लेकर के तमाम तस्वीरें ऐसी आई हैं और हावड़ा से पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें आ रही थी। एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ गई है। अब जो सवाल मैंने अशोक जी से किया था वही सवाल मैं आपसे भी करती हूँ, टीएमसी से भी करती हूँ कि ये जो बड़े मुद्दे रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला और इसके अलावा संदेश खाली वाला, तो ये मुद्दे क्या आपको वहां पर डेंट पहुंचाएंगे या लोगों में अभी भी वही भरोसा कायम करने में मदद करेंगे? सुमित जी, तो देखिए जिस तरीके से आप देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान में अभी आपने दिखाया लिलुआ में जिस तरीके से ईवीएम मशीन खराब हुई, तो हम वहां पे कई लोगों ने आवाज उठाई, साहब ये ईवीएम मशीन खराब हो गई। जिसने आवाज उठाई उसी को सेंट्रल फोर्स ने उठा करके बंद कर दिया, लाठी मारी है, गाड़ी में भर दिया। ये वही हालत है। आप देखिए वो कह रहा है भैया मैंने तो आवाज उठाई है, ईवीएम खराब है, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो आवाज उठाई कि साहब ईवीएम खराब है। नहीं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। हावड़ा से दिन भर से ऐसी तस्वीर आ रही। सुमित जी सुनिए, पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। सुमित जी सुनने की आदत डालेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ऐसी तमाम तस्वीरें हावड़ा से पूरे दिन से सामने आ रही हैं। मुंबई में जब इलेक्शन चल रहे थे पीयूष गोयल जी की सीट पर, वहां पर भी इस तरीके की तकलीफें हुई थी कि ईवीएम खराब हो गई है। मैं खुद वहां पर कवर कर रही थी और ईवीएम खराब हो गई है तो वहां पर लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हर कोई ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय बलों के सामने आकर के खड़ा हो जा रहा है, उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी तो हमने आपको दिखाई कि जहां पर एक तरफ केंद्रीय बल खड़े हुए, एक तरफ लोग खड़े हुए। मीनाक्षी जी कि मैं आपको बता दूं कि ईवीएम की आवाज उठाना नॉर्मली कोई आदमी कह रहा है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। किसी ने आवाज उठा दी ईवीएम खराब है तो क्या उसे बदले जाएगी? नहीं बदली जाएगी। आप उसे मारेंगे। सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रही है? सेंट्रल फोर्स क्या कर रही है? नहीं, आप बहका रहे हैं इस मुद्दे पर। अब मुझे ये बताइए, संदेश खाली और आरजीकर मुद्दे पर आपको कितना बड़ा लॉस होगा इन चुनावों में? देखिए संदेश खाली मुद्दा था। संदेश खाली, भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज को पूरा भुनाने की कोशिश करी थी, पूरा भुनाने की। जिस तरीके से मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल, संदेश खाली, तो हमने खुद कहा भैया आरोपियों को सजा मौत दे दो। हम भी आपके संग में हैं भाई, हम तो खुद कह चुके हैं सजा मौत दे दो। और आपने कहा नहीं भाई हमारे यहाँ मौत का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब आप लोग तो कह रहे हो, कहते रहो, पर हमारे यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई रेप भी करता है ना तो हम उसे बचा लाते हैं। जैसे बनारस में IT सेल के 3 लड़कों ने रेप करा था BHU में लड़की का, उसे बचा के ले आए। तो हम तो कहते हैं ना आरोपियों को सजा मौत दे दो, क्यों नहीं दे देते आप भाई? ठीक है सुमित जी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज में कुछ इशू आ रहा है। लेकिन शाहजहां शेख को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया था, टीएमसी नेता, जिसे बचाने के लिए पूरी की पूरी फौज उतार दी गई थी। यश इस बार बस इतना और बता दीजिएगा कि 294 में से कितनी सीटें कांग्रेस के से आने वाली हैं? जी
देखिए मीनाक्षी जी, ये बात ध्यान देने लायक है। अभी आपने जो खबर बताई उसमें ईवीएम की गड़बड़ी की शंका में हिंसा हुई है, लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपना काम किया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ईवीएम के बारे में और पूरे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में समय समय पर अलग अलग जगहों से शंका उठाई गई है, तो एक भी खबर ये क्यों नहीं आ रही कि ठीक है, जिस ईवीएम के पीछे मारपीट हुई उसकी जांच हो रही है, उसका कुछ हो रहा है, ऐसी खबर क्यों नहीं आती है? ये बात मीडिया की नहीं है, बात पूरे सिस्टम की है कि चुनाव आयोग अपना पारला झाड़ लेता है, सुरक्षा बलों के बीच में लगा देता है, जनता पर डाल देता है। लोग यहां तक कह देते हैं कि जनता कैसी है, क्या है, लेकिन कोई भी उस मशीन की जांच करने को तैयार नहीं है जहां से खबर शुरू हुई। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यश, एक सवाल मेरा भी है इसी में, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, जरा अच्छे से समझा पाएंगे कि जब कहीं कोई मशीन खराब होती है तो क्या कैमरा लेकर के मशीन की कवरेज के लिए जाने की इजाजत होती है, और क्या कोई मशीन सही होती है तो कैमरा लेकर के उसे कवर करने की इजाजत होती है? कैमरा लेके जानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जांच की खबर क्यों नहीं आती, उसके बारे में जानकारी जांच की खबर तो आए। हाँ। चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी आपने ये स्पष्टीकरण सुना है क्या कि ऐसी ऐसी हिंसक झड़प हुई, हमें ईवीएम पर शंका की शिकायत मिली तो हम जांच कर रहे हैं? कभी नहीं। यही तो पूरी समस्या की जड़ है मीनाक्षी जी। सवाल ये है कि चुनाव, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि चुनाव पार्टियां सेट करने के लिए नहीं होते, किसी के वर्चस्व के लिए नहीं होते। चुनाव होते हैं उस क्षेत्र को एक जिम्मेदार प्रतिनिधित्व देने के लिए, जो उनके लिए काम करे, सिर पर बैठ के अपनी पूजा कराने के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस बात के लिए हिंसक झड़प तक होने को तैयार है, लोग करने को तैयार हैं, कम से कम उसकी जांच तो करें। हमने आपको स्पष्ट प्रमाण लाके दिए, चुनाव आयोग के डेटा से लाके दिए। बिहार चुनाव में इन्होंने कहा कि, हरियाणा के चुनाव में इन्होंने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा दी, बिहार में इन्होंने कुत्ते बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रपत्र बना दिया, लेकिन चुनाव आयोग की जांच का कोई भी हमें खबर नहीं मिली। बस यही हंसी ठिठोली में पूरी बात खत्म हो जाती है। आज भी आप देखिए जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन उस हिंसा के उन्मूलन की बात नहीं हो रही। उस हिंसा को लेके एक दूसरे पर चिल्ला चोट कर रहे हैं बीजेपी और टीएमसी वाले, जबकि हमारे शासित राज्यों में हमने वादा खिलाफी नहीं की है, हमने अपने वादे पूरे किए हैं और हमने जनता के बीच में शांति बना के रखी है। हमारे राज्य में तो कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक धर्म का व्यक्ति परेशान हो। इनके राज्य में तो भैया जहां पे ये मेजॉरिटी लेके बैठे हैं उसी धर्म के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, ये बात ये खुद रोज बताते हैं। और उसके बाद उसी धर्म के लोगों में अलग अलग जाति बांट के उनके साथ कहीं हिंसा होती है, कहीं अपराध होता है, अपराधी छूट जाते हैं, अक्सर एक ही पार्टी के निकलते हैं, और कोई कोई तो भैया बड़े बड़े कांड करके और मंत्री पद ले लेते हैं, प्रधानमंत्री भी उनका प्रचार कर लेते हैं, सब हो जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार बंगाल की जनता को यह साफ दिख रहा है कि ये शोर शराबा करने वाले लोगों के बीच में एक, ठीक है जैसा भी है, लेकिन एक साफ सुथरा विकल्प अगर कुछ है तो वो क्या हो सकता है, ये बंगाल की जनता को दिख रहा है। बाकी का पूरा जो फैसला है वो बंगाल की जनता करेगी, कोई विश्लेषक नहीं, मैं नहीं, कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं, मीडिया नहीं, कोई नहीं, सिर्फ जनता। निशा जी, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? तो देखिए मीनाक्षी, ऐसा है क्योंकि अब तो इनके पास स्टेट बचा ही कितना है। कांग्रेस जो अपने आप को ये सफाई देने की कोशिश कर रही है, जो कि पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई प्रदेश, मैं कह रहा हूं इनके पास स्टेट है कितने जहां पर इनका कांग्रेस का शासन वहां पर रह रहा है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की नीति और रीति ही तो कांग्रेस को लेकर के डूब गई, और इस चीज को, यह चीज स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती है, जो कि 15 सालों का जो शासन रहा टीएमसी का, वो अगर संतोषप्रद रहा, तो मुझे नहीं लगता जो कि किसी तरह का उसमें कोई किसी को अड़चन आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे जो कि हम अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम वहां पर जनता को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं, जहां पर महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो, जहां पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर में लगाम लगे, राजनीतिक हिंसा बंद हो, वहां पर गुंडागर्दी खत्म हो, वहां पर जो ये कट मनी का जो वहां पर सिलसिला है ये पॉलिसी खत्म हो, तो हम उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर अपने आप को जनता के सामने रख रहे हैं। और 15 साल का जो अगर हिसाब किताब है, अगर हम जनता के सामने रख रहे हैं तो हम कौन सी गलती कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल या अन्य कोई प्रदेश हो, हमने हमेशा से यही किया है। और जहां तक बात है ईवीएम का, तो इन्होंने जैसे कहा ईवीएम में अगर कोई खराबी है तो वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अरे भाई, ईवीएम में अगर खराबी होगी यस भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं तो पोलिंग एजेंट भी रह चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं तो पोलिंग एजेंट रह चुका हूं।
वहां पर अगर किसी तरह की अगर शिकायत होती है तो चुनाव आयोग उसका पूर्ण विश्लेषण करता है, उसकी जांच का होती है जवाब और चुनाव आयोग देगा, आप नहीं यदि देंगे आपको मिश्रा नहीं जी। पता तो मैं आपका ज्ञानवर्धन करता हूँ ना। हमें नहीं अगर आपको जानना नहीं ना पता आपसे, आपकी तो बातें ज्ञानवर्धन जुमला कर होती रहा है, हूँ। मैं तो आपकी पोलिंग बातें एजेंट भी जुमला रह होती चुका हूँ। हैं, हमें चुनाव आयोग से जानना है। और आप ईवीएम की जहां तक बात कर रहे अच्छा हो, अशोक सर से EVM पूछ आपसे लेते हैं। नहीं जानना है, हमें अशोक चुनाव सर आयोग ने, से मुझे जानना लगता है मिश्रा कि जी। जितने चुनाव उन्होंने कवर किए होंगे उतने चुनाव हमने और आपने देखे भी नहीं होंगे। अशोक सर, कितना वक्त लगता होगा अगर कहीं पर कोई मशीन खराब हो जाती है या फिर ईवीएम खराब होती है तो उसे ठीक करने में? अब ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। कुछ जी। दूरस्थ की जो पोलिंग होती है वहां पे कई बार थोड़ा समय भी लग जाता है, और कई बार इसका एक तकनीकी टीम होती है जो तुरंत इसको ठीक भी कर देती है। गड़बड़ियां आती हैं, मशीन है, मशीन के बारे में निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि सारी मशीनें ठीक ठाक काम करती रहेंगी। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वहां का जो मैनेजमेंट होता है उसको ये देखना चाहिए कि जो मतदाता है उसमें असंतोष नहीं होना चाहिए, उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखिए। इस समय देखिए ना 43-44 डिग्री का तापमान चल रहा है, और इस बीच में अगर लोग घर से निकल के लाइनों में लगे हैं, वोट देने गए हैं, तो उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी वो सुविधाजनक तरीके से वोट दे ले उतना उनके लिए है। लेकिन जब उनको ये पता लगता है कि मशीन गड़बड़ है और वहां पे जो पीठासीन अधिकारी है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है या संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा है, तो जनता में जो है आक्रोश स्वाभाविक होता है। आक्रोश स्वाभाविक कई होता बार है, नाराजगी बिल्कुल। और जब पश्चिम बंगाल की गर्मियों की बात आती है तो लोग बेहाल हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।